हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का पार्ट 2 है। डे 14 के अंतर्गत पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर दिया था। उम्मीद है कि आपने उसे कवर किया होगा, उसकी पीडीएफ के नोट्स बनाए होंगे। तो बिना देरी के हम अपने पार्ट 2 को शुरू करते हैं और इस तरीके से जून माह के करंट अफेयर्स हमारा कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले पार्ट 1 में हमने देखा था कि 1 जून से 15 जून तक के इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन से थे। आज हम यहाँ पे देखेंगे 16 जून से लेके 30 जून तक के कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और एक एक आर्टिकल को काफ़ी अच्छे ढंग से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला आर्टिकल है वो है फेम स्कीम को लेके। सबसे पहला प्रश्न तो आपके दिमाग में यही आएगा कि साहब फेम स्कीम का मतलब क्या है, क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए कि जो फेम स्कीम है वो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं उनको प्रमोट करने से संबंधित है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है कि इसका क्या यूज होगा, क्या यूज नहीं होगा, क्या डेट है, टाइमलाइन, आपसे ऐसा नहीं पूछेगा। बस सिंपल सा यही क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में चर्चा में रही फेम योजना का संबंध किससे है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने से। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 क्षेत्रों की बात की जाती है। एक तो प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, पायलट प्रोजेक्ट और चार्जिंग अवसंरचना। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। ठीक है, इसको कौन निगरानी करता है, तो भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको बस यही याद रखना है। फिर बात आती है यहाँ पे अगले आर्टिकल की। तो जो हमारा अगला आर्टिकल है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद रखना है खास तौर पे गोल्ड हॉल मार्किंग के बारे में। आप देखते होंगे जब भी आप लोग सोना खरीदने जाते होंगे तो उसमें कहा जाता है कि उसमें हॉलमार्क लगा है, कुछ ऐसा निशान होता है हॉलमार्क का। ठीक है, तो वो ये बताता है कि जो ये ज्वेलरी आप परचेज कर रहे हैं इसमें सोने की शुद्धता कितनी है। अर्थात कैरेट जो शब्द उपयोग किया जाता है वो वास्तव में सोने की शुद्धता का एक मापक है। ठीक है, जैसे आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे ना, जल के लिए TDS सिस्टम यूज किया जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही कैरेट का जो उपयोग किया जाता है वो सोने की शुद्धता को लेके। आप हमेशा सुनते होंगे 24 कैरेट का सोना है या 15 कैरेट का सोना है, 10 कैरेट का सोना है ना, तो वो वाला सोना। फिर बात आती है कि इसमें भारतीय मानक ब्यूरो इसके द्वारा जारी किया जाता है। नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है ये। खास बात इसकी ये भी है कि ये न केवल सोने से संबंधित जारी करता है बल्कि कई और चीज़ों के लिए भी मानकों को तैयार करता है। जैसे कोई रसायन है, केमिकल कंपाउंड, खाद्य कृषि से संबंधित कोई वस्तु है, उससे नागरिक इलेक्ट्रो तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कोई बात है, उन सबको ये सर्टिफाइड करता है। आप हमेशा सुने होंगे जब भी आप देखना आपके यहाँ जो बेड की प्लाई होगी या जो आपका तखत होगा इस समय जो आप यूज करते होंगे, उसमें लिखा होता है ISO 9001/2002। ठीक है, वो क्या प्रूव करता है, वो ये प्रूव करता है कि ये जो प्लाई आप यूज कर रहे हैं बेड में, ये प्लाई वास्तव में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत बनाई गई है। अर्थात ये लोकल वोकल नहीं है। और आपको एक बात बताएं, आजकल लोकल प्लाई चलती हैं उनमें ISO की मोहर बस लगा दी जाती है। ठीक है, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आयुध निर्माणी पे आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एशियाई विकास बैंक पे क्वेश्चन आएगा। मैंने कई बार पढ़ाया है, इसको लिखना नहीं है, बस आपको एक बार याद कर लेना है कि क्षेत्रीय विकास बैंक है। 68 इसमें सदस्य हैं, 49 एशिया से हैं, बाकी इसमें जो मेंबर हैं अदर कॉन्टिनेंट से हैं और इंडिया इसका मेंबर है। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। साथ ही दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जापान, USA, रिपब्लिक ऑफ चाइना की है, तब भारत की आती है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो और पूछा जा सकता है वो है कि रणनीति 2030 का संबंध निम्न में से किससे है। तो आपको पता होना चाहिए एशियाई विकास बैंक से, आपको यहीं पे दे देगा कि NDB से है, न्यू डेवलपमेंट बैंक से, आपको दे देगा AIIB से है, आपको दे देगा WB से यानी कि वर्ल्ड बैंक से। तो आप कहोगे नहीं साहब इसका संबंध ADB से है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। भारत में 5 औद्योगिक गलियारों का निर्माण किया जा रहा है, तो बस नाम पता हो सकता है UPSC अगर गंदगी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछेगी तो वहां पे आपसे ये जरूर पूछ सकती है
कि उन 5 गलियारों में कौन सा गलियारा नहीं है। 4 कोई दे देगा और उसमें कोई एक गंदा टाइप का ऑप्शन कर देगा। तो पता हो कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा शामिल है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा शामिल है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे चेन्नई बेंगलोर औद्योगिक गलियारा है, पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा, बेंगलोर मुंबई औद्योगिक गलियारा। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना कौन कौन से स्टेट शामिल है, कौन कौन से स्टेट नहीं शामिल है, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला आर्टिकल है हमारा राज्यपाल को लेके। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछता रहता है, तो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके गठन के प्रोविजन की बात की गई है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन होता है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मतलब ये जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता, अर्थात ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं है और ना ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन का, ये नॉमिनेशन का परिणाम है, ठीक है। ये राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। मतलब राज्य की मंत्रिपरिषद जो भी इसको सलाह देगी उसको मानना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री राज्यों में, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। केंद्र में प्राइम मिनिस्टर। कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को अन्य सभी कार्यों में सलाह लेने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद के गठन की बात की गई है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पे करता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि राज्यपाल के द्वारा विवेकाधीन शक्ति है मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री उसको बताता है, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बाकी आपको बेसिक जानकारी पता है। पूंछी आयोग और सरकारी आयोग का संबंध किससे है? वास्तव में राज्यपाल के गठन से। और एक और बात आपको बता दें, पूंछी आयोग हो या सरकारी आयोग हो, राजमन्नार समिति हो, चलैया आयोग हो या प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट हो, इन सब का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी एक का नाम इरेज कर देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अगला जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है बूडापेस्ट कन्वेंशन को लेके। ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया कि साइबर अपराध से रिलेटेड है बूडापेस्ट कन्वेंशन, बट इंडिया ने इसे रेटिफाई नहीं किया है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि ये राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रेगुलेट करता है। ये सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता को निर्दिष्ट करता है। जो भ्रष्ट आचरण के लोग होते हैं उनको रोकने का कार्य करता है और चुनावों से उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने की कोशिश करता है। अगला आर्टिकल है भारत में फिल्मों की सेंसरशिप को लेके। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। आप जब भी फिल्म देखते होंगे तो उसमें जो पहला पन्ना आता है फिल्म की शुरुआत का, ठीक है, तो उसमें आपको यूए श्रेणी टाइप का कुछ लिखा मिलता है, यूए 30+, यूए 16, यूए 7+, ठीक है। तो उसी से संबंधित यहाँ पे बात हो रही। तो बेसिक आपको बस पता हो कि अगर किसी भी फिल्म के शुरुआत में यू लिखा है तो वो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शनी, मतलब किसी को उस पर रोक टोक नहीं है, ठीक है। किसी भी अगर फिल्म में यूए मिला है, 90% जो फिल्में आप देखते होंगे वो यूए से संबंधित होती हैं, ठीक है। इसमें ये कहा जाता है कि 12 वर्ष से कम के बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। मतलब ये माता पिता के विवेक पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को दिखाएं या न दिखाएं, क्योंकि उसमें कई गंदे सीन हो सकते हैं, कई मर्डर के सीन हो सकते हैं, तो उनकी बातें, ठीक है। वयस्कों के लिए प्रतिबंधित है ए नंबर पे, ठीक है, जो ए ग्रेड की फिल्में होती हैं। व्यक्तियों के लिए किसी विशेष वर्ग के लिए प्रतिबंधित है एस ग्रेड की, ठीक है। और भी कई सारी फिल्में होती हैं, बी ग्रेड की फिल्में, सी ग्रेड की फिल्में। तो आपको उस पर पीएचडी नहीं करनी, ना तो आपको कोई वो खोलना है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला आता है यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है परसीमन आयोग को लेके। मे भी इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो परसीमन का क्या मतलब होता है? परसीमन का मतलब होता है, मान लो आपका ये शहर है, ठीक है, आप किसी भी शहर से मान लीजिए बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे चुनाव होना है। तो वहाँ पे मान लो 4 कैंडिडेट हैं उस शहर में, तो उन 4 कैंडिडेट के लिए कैसे क्षेत्र को डिवाइड किया जाए। मतलब 2 कैंडिडेट हो सकता है इस क्षेत्र से हो, 2 यहाँ से हो, 2 यहाँ से हो, 2 यहाँ से हो, तो इन चारों कैंडिडेट को कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। जैसे छोटी सी बात आपने देखा होगा कि हमारा जैसे ये ग्रुप है, ठीक है, तो ग्रुप में एक परिसीमन क्या लगा देते हैं हम कि इतने बच्चों को केवल हम ट्रिक के वीडियो प्रोवाइड कराएंगे,
ठीक है। तो ये भी एक तरीके का परसीमन ही होता है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि अब तक कितनी बार परसीमन आयोग का गठन हुआ। तो अब तक 52, 62, 72, 2002 के आधार पे 4 बार परसीमन गठित हो चुका है। 5वां अब 2026 में होगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तब हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की संख्या को बदला जाएगा, ठीक है। इसने क्या काम किया था, इसने खास बात ये थी कि इसने 1981 और 1991 की जनगणना को न अपना के 1971 की जनगणना के आधार पे वर्तमान में हमारे यहाँ जो सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा की, उनको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो अब इसी को चेंज किया जाना है। बाकी इससे डिटेल जानकारी हमने आपको इंडियन पॉलिटी की क्लास में कवर कराया था, वहां पे ही आपको कवर करनी है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं। इंपॉर्टेंट बात एक ये याद रखना कि परसीमन आयोग के द्वारा जो परसीमन किया जाता है, जो चुनावी क्षेत्रों को या कहें कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण किया जाता है, तो उस पर न्यायिक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, अर्थात उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग बॉडी है ये। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। उचित मूल्यों के लिए आपसे नहीं पूछेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध किससे है, ठीक है। तो ये एक तरीके की खाद्य वितरण प्रणाली है, लोगों को कम कीमत पे अनाज प्रोवाइड कराया जाता है। भारत में 1997 के दौरान इसे शुरू किया गया था टारगेटेड पीडीएस सिस्टम के माध्यम से। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। न्यायाधीशों द्वारा बहिष्कार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट न्यायपालिका काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा क्लास एक्शन सूट्स क्या है। क्लास का मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। एक्शन का मतलब उनके ऊपर कार्रवाई। तो एक विशेष वर्ग के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वो कहलाता है क्लास एक्शन सूट। हुआ क्या है कि जो ओएनजीसी में काम करने वाले लोग हैं, उनके 71 लोगों की मौत हो गई, तो उनके जो परिवारजन हैं उन सब ने मिलकर एक कोर्ट केस फाइल किया है ओएनजीसी के खिलाफ, ठीक है। तो वही कहलाता है क्लास एक्शन सूट्स। वास्तव में 18वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका जैसे क्षेत्रों में ये प्रक्रिया चालू थी, लेकिन अब इंडिया वगैरह में भी ये चीज़ें आ गई हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है, डिटेल में इतिहास में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस आप ये बता देना कि हाँ, ये एक तरीके के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें किसी भी समूह को या किसी भी वर्ग को बड़ा नुकसान हुआ हो, ताकि वो अदालत से उस नुकसान की भरपाई करवा सके, ठीक है। आपको इसमें और कुछ नहीं याद रखना है। मिशन कर्मयोगी अच्छे से पता है, अगर नहीं पता है तो भाई साहब एक बार फिर से पढ़ लेना। और श्री आईएएस एकेडमी उसी से प्रेरित है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा। लिडार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसमें बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब आपके लिए बच्चों वाला होगा, बाकी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मूर्खता का परिचायक बन जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो लिडार सिस्टम है इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो भाई साहब बहुत उपयोग हैं, भूगणित में, भूविज्ञान में, पुरातत्व में, भूगोल में। अब क्या याद करना है इसमें, सीधा सा एक शब्द यहाँ लिख लो, बहुत जगह उपयोग है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। अगर डी में चारों दिया हो, कई बार सी में दे देता है, कई बार ए में दे देता है, तो ये भी ध्यान रखना, लेकिन सही सारे होंगे, ठीक है। सामान्य जानकारी के लिए समझ लेते हैं क्या, तो लिडार वास्तव में ये सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी है जो दूरी के मापन के लिए लक्ष्य पर लेजर प्रकाश भेजता है। मतलब लेजर प्रकाश को भेज के पता लगाया जाता है कि डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। इसमें 3D चित्रों को हम ले सकते हैं, जीपीएस ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। इसकी गति क्या है ये कुछ भी नहीं आएगा, गंदे टाइप के क्वेश्चन है सब, ठीक है। अब बात आती है अमृत मिशन के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किस मंत्रालय से संबद्ध है। आवास एवं शहरी, जून 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये सुनिश्चित करना कि हर घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ नल की व्यवस्था हो, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है। हरियाली और पार्कों की बात की जाती है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है।
आपने पढ़ा होगा। अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें जो रिपोर्ट है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूएनडीओसी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ड्रग ऑफ कंट्रोल के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो आपको बस ये याद रखना है, यहाँ पे आप ये मत गलती कर देना कि साहब जी WHO के द्वारा इसे जारी किया गया, बिल्कुल भी नहीं, इसे UNODC के द्वारा जारी किया गया। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने पहले भी पढ़ाया है। ये उपन्यासकार और कवि थे। वंदे मातरम गीत इन्होंने लिखा था रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में 1897 के समथिंग, 96, 97, 98 जो भी डेट हो, उसमें कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इनका उपन्यास है आनंद मठ, जो कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ से वंदे मातरम गीत भारत ने लिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। बंग दर्शन पत्रिका की इन्होंने शुरुआत की थी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जिस पे पूछेगा क्वेश्चन वो ये कि इनके कौन कौन सी साहित्यिक कृतियां हैं। कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, विषा वृक्षा, चंद्रशेखर, राजमोहन की पत्नी, ये तो नहीं पूछेगा, ठीक है। कृष्ण कांतर बिल, ये भी नहीं पूछेगा। लेकिन देवी चौधरानी और विषा वृक्षा और कपाल कुंडला, इन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह क्या था? 70 से लेके 80 20 के मध्य ये शुरू हुआ था। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछना है क्रम लगाने को पूछेगा। बाकी मॉडर्न इंडिया में मैंने आपको इसे कवर कराया है, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 की देन है। स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत गाया था, है ना। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। गुजरात निषेध कानून, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भारत का महान्यायवादी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें वर्तमान में फिर से वेणुगोपाल को महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि यह संघ की कार्यकारिणी का अंग होता है। संघ की कार्यकारिणी का मतलब क्या होता है? जिसमें राष्ट्रपति शामिल होता है, प्रधानमंत्री शामिल होता है, कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं, लोकसभा राज्यसभा ये सब लोग शामिल होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं टोटल में महान्यायवादी, ठीक। उसमें महान्यायवादी भी शामिल होता है। अर्थात आपको अगर दे देगा संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन शामिल है, तो आप बताएंगे साहब राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी, ये इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। भारत का महान्यायवादी एक कार्यकारिणी का अंग है, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी। यहाँ पे एक गलती बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ये लगता है कि ये राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार है, बिल्कुल भी नहीं, ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार है, ठीक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जरूर की जाती है, समझ गए। कार्यकाल की अवधि संविधान द्वारा डिसाइड नहीं है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, उसे 5 वर्षों का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अनुभव हो, ठीक है। यहाँ पे उच्च न्यायालय नहीं होगा, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में 5 वर्ष का अनुभव हो और उच्च न्यायालय में लगभग 10 वर्षों का अनुभव हो, बस, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो, वो तो सिंपल सी बात है, चाउमीन बेचने वाले को थोड़ा ना बनाएंगे ये, ठीक है। निष्कासन, महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। समझो, ना तो कार्यकाल है, ना हटाने की प्रक्रिया है, ना ही कोई बेस है। अर्थात ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा देगा, लेकिन राष्ट्रपति क्यों हटाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। जो इसके पास पावर हैं वो वही है कि एक संसद सदस्य की तरह होती, कहीं भी जा सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट वोटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। किसी समिति का सदस्य हो सकता है लेकिन वोटिंग नहीं करेगा, ठीक है। भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में महान्यायवादी को सहायता करते हैं, मतलब इसी की सहायता करने के लिए और 2 होते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। और एक बात बताएं, महान्यायवादी यहाँ होता है, महाधिवक्ता स्टेट में होता है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो माइक्रो हमारा फूड इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए, उन्नयन का मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उसके लिए इसका गठन किया गया है। तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होगा? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या करा देगा? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, तो वो मत करके आना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, गैर लाभकारी हॉस्पिटल क्या होते हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सौर ऊर्जा के लिए श्रीलंका को ऋण, आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बस ये पता हो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है। लाइन ऑफ क्रेडिट वास्तव में एक तरीके का ऋण होता है जो एक देश की सरकार द्वारा किसी अन्य देश की सरकार को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाता है, मतलब 2% के लोन पे 3% की ब्याज दर पे ऐसा दिया जाता है, ठीक है। बाकी आपको याद नहीं रखना है यहाँ पे।
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक, आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा लेकिन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पूछेगा। आपने अभी तक एक पढ़ा होगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, है ना, तो वो अलग है और ये अलग है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा। यहाँ पे शायद दिया होगा कि कौन इसे जारी करता है। विश्व प्रति एक वार्षिक रिपोर्ट को लेकर विश्वव्यापी संदर्भ बिंदु है इसमें, हाँ, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक के द्वारा इसे शुरू किया गया है। बाकी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ये देखिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर को पहली बार इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD के द्वारा संकलित किया गया था, समझ गए। तो आप समझ सकते हो, इसको आप वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से मत जोड़ना, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। गेहूं एवं चावल में पोषक तत्वों की कमी, आपसे ये नहीं पूछेगा, लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया आपसे पूछ सकता है। जैसे बायो रेमेडिएशन पे क्वेश्चन आया है तो वैसे ही बायो फोर्टिफिकेशन पे आ सकता है। ये क्या है? ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कृषि संबंधी प्रथाओं, पारंपरिक पौधों के प्रजनन या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 8 फसलों और 17 बायोफोर्टिफाइड किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें चावल जिसको CR धान 315 जिंक कहते हैं, गेहूं HI आपसे नाम नहीं पूछेगा, मक्का हाइब्रिड, ठीक है, मधुबन गाजर, है ना, आपको ये नहीं पूछेगा। लेकिन आपको पता हो बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फोर्टिफिकेशन तो आपको अच्छे से पता है, बायो आप अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्या महत्व है? बेहतर स्वास्थ्य, उच्च लचीलापन, पहुंच में वृद्धि, प्रभावी लागत, बट इसके कई हानि भी हैं। जैसे इसका रंग परिवर्तित हो जाता है तो लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते, लागत इसकी काफ़ी ज़्यादा है, धीमी प्रक्रिया मतलब काफ़ी स्लो मोशन में ये काम करती है। तो बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में काफ़ी सारे लाभ तो होते हैं, बट अभी हाल ही में एक रिसर्च आई थी कि इसकी कई हानियां होती हैं। अगर आपको क्वेश्चन में एक्सट्रीम वर्ड दे दे कि फोर्टिफिकेशन का कोई भी या किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। बायोटेक किसान, बायोटेक का मतलब क्या हुआ कि बायोटेक कृषि इनोवेशन मतलब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करना, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करना एग्रीकल्चर में किसानों के द्वारा। आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना पता हो। यहाँ पे एक वर्ड है हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब ऐसे आप समझिए कि जैसे एक साइकिल का पहिया होता है ना, ऐसे उसमें बीच में एक चक्र लगा होता है और उसी से सारी की सारी तीलियां जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि सारी तीलियों का संबंध इस चक्र से होता है। तो वही चीज है हब एंड स्पोक मॉडल, ठीक है। मतलब कोई भी किसान कहीं का रहने वाला हो, किसी जगह से आता हो, उसको एक मंडी से कनेक्ट कर दिया जाना, दैट्स कॉल्ड हब एंड स्पोक मॉडल। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां पे मेंस में हम आपको इस नाम का जिक्र जरूर कराएंगे कि स्कीम्स को कैसे हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत इंटीग्रेट करना चाहिए। और ये वर्ड जब आप यूज करते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि सच में आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको शब्दावलियां पता हैं, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी हुई है मतलब डायरेक्ट टैक्सेस में इंक्रीज देखने को मिला है। तो प्रश्न यही उठेगा कि हाँ कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो बता देना बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो क्वेश्चन एक और पूछेगा वो ये कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो डायरेक्ट किसी व्यक्ति के द्वारा किसी सरकार के अकाउंट में पे किया जाता है। जैसे आप इनकम टैक्स देते हैं, संपत्ति कर आप देते हैं, व्यक्तिगत संपत्ति कर टैक्स देते हैं, तो ये डायरेक्ट टैक्स कराते हैं। लेकिन अगर आपने मान लो एक टेढ़े मेढ़े का पैकेट खरीदा, ठीक है, तो उस पर आपने डायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, उस पर इनडायरेक्ट दिया। क्यों? क्योंकि टेढ़े मेढ़े बनाने वाली कंपनी जो ITC है उसने पहले ही टैक्स प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो आप इतनी बातें समझ सकते हो। या आप हेड एंड शोल्डर को लेके PNG जो कंपनी है उसने पहले ही दे दिया, ब्रिटानिया बिस्किट के संदर्भ में 50-50 में उसने पहले ब्रिटानिया ने दे दिया, ठीक है। तो ये बातें आपको बस याद रखनी है। बाकी आप लोग सोचोगे सर कंपनी में काम करते थे क्या? हाँ साहब, नौकरी ही तो करते थे पहले इन कंपनियों में। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कुछ भी यहाँ पे। हाँ, संबंधित सरकारी पहलें, बिजली से रिलेटेड कुछ पहलें हैं सरकार की, जैसे सौभाग्य योजना आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप लिख के चले आएंगे कि हाँ सौभाग्य योजना धर्मपत्नी की प्राप्ति से संबंधित है। तो बिल्कुल भी नहीं। सौभाग्य योजना का मतलब है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है। हर घर का मतलब हर घर में, सहज का मतलब बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देश के सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण करने से संबंधित है। दीनदयाल उपाध्याय
ग्राम ज्योति योजना, ये क्या करती है कि जो कृषि और गैर कृषि फीडर है उनको अलग करती है ट्रांसमीटर से, मतलब बिजली से ही संबंधित है। ठीक है। उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है उदय पे, तो पता होना चाहिए डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए इसकी शुरुआत की गई। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी विद्युत कंपनियां होती हैं वो घाटे में चलती हैं, तो सरकार उनके टैक्स को माफ करती है, उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ई कॉमर्स फ्लैश सेल पर प्रतिबंध का प्रस्ताव। ठीक है। फ्लैश सेल का मतलब कि जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उसमें दिया जाता है कि आप 35% की छूट, 50% की छूट, बैक टू बैक, कैश टू कैश, है ना, ऐसा ड्रामा उसी से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है ना। ये देखो B2C, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना, अमेजॉन वगैरह, ये ड्रामा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रिफॉर्म लिंक्ड बोरोइंग विंडो, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है। वन नेशन वन राशन कार्ड मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम का नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है कि 1 लाख से कम के पैसे कोई प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। बात आती है यहाँ पे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैंने वैसे ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है कि गैर जमा धारक मतलब ये जमाएं स्वीकार नहीं करती हैं। ठीक है। 5 करोड़ की न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि को स्वीकार करती हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वहां पे जितना पढ़ाया है एनबीएफसी को लेके बस वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ असम में उपजाया गया है। ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। आनुवांशिक का मतलब जीएम रबड़ की फसल। ठीक है। इसका नाम क्या है? रबर हेविया ब्रासिलियंस। ठीक है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा हेविया ब्रासिलियंसिस क्या है, तो आप बता देना साहब कि जो हेविया ब्रासिलियंसिस है एक तरीके का रबड़ का पेड़ है। ठीक है। बाकी आपसे नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे और कुछ रबड़ से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी भाई जान लो, आपका मन होगा कि साहब रबड़ से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम जान लें। ठीक है। तो कुछ बेसिक जानकारी क्या है कि नम और आर्द्र जलवायु चाहिए, रोपण फसल के अंतर्गत ये आती है। ठीक है। शीर्ष रबर उत्पादक राज्यों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक है। ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि रबर, कॉफी, चाय, इलायची, जैतून में इसमें एफडीआई की परमिशन दी गई, आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। प्रमुख उत्पादक विश्व स्तर पे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना और भारत है। ठीक है। रबर नीति क्या है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी कभी नहीं पूछती, आपको नहीं याद रखना है। G20 में G20 देशों को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका, दोबारा नहीं पूछेगा, लेकिन 2022-23 में जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उनको बस बेसिक पता हो, लेकिन पूछेगा नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ। ठीक है। दीक्षा और स्वयं पोर्टल का संबंध किससे? एजुकेशन से। कल मैंने आपको प्रबंध पढ़ाया था। ठीक है। निष्ठा पढ़ाया है, तो ये सारे के सारे पोर्टल इसी से संबंधित है। ब्रिस्बेन लक्ष्य। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिस्बेन गोल का संबंध किससे है, तो G20 से है। ठीक है। तो आपको ये बस ये याद रखना है यहाँ पे। और किससे संबंधित है? महिलाओं के रोजगार, समान अवसर, लैंगिक वेतन अंतर, मतलब सामाजिक सोसाइटी वेलफेयर से। आपको याद नहीं रखना है इससे ज़्यादा। ठीक है। अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए दिशा निर्देश, बीपीओ वगैरह कल्चर। बीपीओ का मतलब होता है जो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होती है ना, कॉल सेंटर के लोग जो होते हैं, कॉल सेंटर का मतलब वो गलत वाला अर्थ मत निकालो। कॉल सेंटर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है। ठीक है। आपने एयरटेल कस्टमर केयर को फ़ोन मिलाया, तो उसने आपको उससे नहीं बातचीत करती है, हाँ सर हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, जबकि एयरटेल तो हमारी इंडिया कंपनी है। या मान लो आपने कोई बहुत बड़ी कंपनी को किसी को फ़ोन मिलाया, ठीक है, तो उसकी डीलिंग आपके लोकल सर्वर से कनेक्ट कर दी जाती है, तो वो कहलाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ कल्चर। ठीक है। आप नोएडा और गुड़गांव यहाँ पे इस कल्चर को सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, और वास्तव में इसी कल्चर के कारण ये सिटी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो पाए। ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछेगा। गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लागत इरेना। ठीक है। आपसे क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा लागत जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई है, तो आप बता देना इरेना के द्वारा इसे जारी किया गया है। ठीक है। इरेना की खास बात क्या है, किसने ऊर्जा की आपूर्ति के लिए बताया कि किस किस से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है 2020 में। जियोथर्मल से सबसे ज़्यादा, फोटोवोल्टिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है। इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा ऊर्जा वर्ल्ड में देखने को मिल रही। अब यहाँ पे एक बुद्धि लगाना, ये भारत की नवीकरणीय ऊर्जा के राइट नहीं है, भारत में सौर ऊर्जा सबसे ऊपर है।
ठीक है, तो ये इतनी बातें आप याद रखना, भारत का जो गोल है, समझ गए। बाकी नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत भारत सरकार की क्या पहले हैं, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इंपॉर्टेंट है, एक अंतर सरकारी संगठन है, 2009 में बान में जर्मनी में स्टैब्लिश हुआ। इंडिया इसका 77वां संस्थापक सदस्य बना। वर्तमान में 164 कंट्री हैं। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरत में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, रिपोर्ट जो मैंने बताई वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि टॉय कैथन क्या है, ठीक है, टॉय कैथन आपको नहीं याद रखना है, लेकिन जो मैं आपको चन्ना पटना टॉयज है ना, ये सब खिलौने पढ़ाया हूँ जीआई टैग से संबंधित, वो आपको याद रखने, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्री स्टैक क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि एग्री स्टैक क्या होता है। ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारत की पहलें, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप इसे मत याद रखिए। बाकी हरित ऊर्जा कॉरिडोर वगैरह सब बेसिक जानकारी है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। फेम के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। देख लेते हैं एक बार ऊर्जा से संबंधित मोटी मोटी कौन कौन सी स्कीमें हैं, तो आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री शहर बिजली हर घर योजना, हरित ऊर्जा कॉरिडोर है ना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एनर्जी से संबंधित है। राष्ट्रीय सौर मिशन हमारे यहाँ जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया। पवन ऊर्जा, राष्ट्रीय जैव ईंधन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बायोफ्यूल के बारे में कल ही पढ़ाया था, 2G 1G 3G 4G, ठीक है। राष्ट्रीय जैव नीति, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड के बारे में, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि लाना, और फेम के बारे में तो अभी बताया, ठीक है। सतत विमान, ये सब आपको पता है, इनको बताने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इंटरनेशनल एमएसएमई दिवस क्या है, आप बताइए, आपको नहीं याद रखना है। लेकिन चैंपियंस पोर्टल आपको याद रखना है, इसका संबंध है एमएसएमई सेक्टर में आने वाली शिकायतों को दूर करना, ताकि एमएसएमई सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छे से बूस्टअप कर सके। अमेरिका का डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, आपको ये याद नहीं रखना है, बट इतना याद रखना है, कॉपीराइट से संबंधित वीपो नाम की एक संस्था है जो यूएन की बॉडी है, ठीक है। और ट्रिप्स जो समझौता है वो किससे संबंधित है, डब्ल्यूटीओ से। वीपो क्या काम करती है, ये कॉपीराइट से संबंधित इशू को डील करती है इंटरनेशनल लेवल पे। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं कॉपीराइट में, जैसे ट्रेड सीक्रेट, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार, है ना, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब की सब आती हैं। अब यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको, तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कॉपीराइट हमेशा आपको किसी बुक में लिखा मिलेगा, किताबों वगैरह में, ठीक है, या कोई फिल्म स्टोरी के बारे में, ठीक है। पेटेंट जो आपको मिलेगा वो कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होगा या कोई दवा वगैरह होगा, उसमें पेटेंट शब्द का उपयोग किया जाता है। ट्रेडमार्क जो होगा वो बिजनेस डील से संबंधित होगा, है ना, कोई लोगो, जैसे एडिडास का लोगो हो गया, नाइकी का लोगो हो गया, है ना, इन सब के लोगो से संबंधित होता है, समझ गए, उसको कॉपीराइट, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। लेकिन हम जैसे भारतीयों का तो एक ही सिस्टम है ना, किसी भी चीज़ हो हर चीज़ को कॉपीराइट बोल दो, पेटेंट वेटेंट नहीं बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये बातें आपको समझना है, तीनों में डिफरेंस है, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वीपो में कई संधियां हैं, जिसमें भारत विश्व व्यापार संगठन का इसका मेंबर है, डब्ल्यूटीओ का भी और वीपो का भी, ठीक है। और ये यूएन की बॉडी है, ये याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वीपो के बारे में। तो ये यूएन के सबसे पुराने अभिकरणों में से एक है, ठीक है। इसमें कई सारे समझौते हैं, जैसे मैड्रिड समझौता, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे, तो आप बता देना साहब इसका संबंध किससे, वीपो से, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो सब आपको पता है, कॉपीराइट अधिनियम वगैरह, ये आपसे नहीं पूछेगा। लघु बचत योजनाओं पे ब्याज दरें, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि लघु बचत योजनाएं क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरी लहर पे आर्थिक पैकेज, आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा, तो आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यूरोपीय संघ की वरीयता पे आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप हमें यूरोपीय संघ के बारे में बताएं, ठीक है, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस ये याद रखने ना कि सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली क्या है, ठीक है। सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली एक तरीके की अवधारणा है। आपने एक चीज़ देखा होगा ना, इंडिया के संदर्भ में जब क्या हुआ था, बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, है ना, पठानकोट पे शायद हमला हुआ था, तो उस समय इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन, है ना, इसका स्टेटस पाकिस्तान से छीन लिया था, ठीक है। वास्तव में क्या होता है, ये कम टैरिफ या लाभार्थी देशों द्वारा दाता देशों के बाजारों में निर्यात योग्य उत्पादों शुल्क की मुक्त प्रविष्टि आदि है। मोटे तौर पे मैं आपको ये समझाऊं
तो वो ये है कि जैसे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, भारत जानता है कि बेचारा गरीब देश है, ठीक है, तो भारत ने अपने यहाँ से कोई भी खाद्य सामग्री भेजी पाकिस्तान में, बाघा बॉर्डर से जब ये गई तो इस पे किसी भी प्रकार का महंगा कोई टैरिफ नहीं लगा। ध्यान देना, यहाँ पे जीरो टैरिफ नहीं होता है, बस यही होता है कि जैसे पड़ोस वाले देश को कोई चीज इन्होंने 20% के टैक्स पे बेचा तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है, तो इसको हमने केवल 1.2 पे, 1.5 पे या 5% पे ऐसे दे दिया। सिंपल सा एग्जांपल मैं ये कहूँ, जैसे मान लो आप लोग सहेली होंगी, ठीक है, तो सहेली में क्या होता है, कई बार मान लो आपको उसने चाउमीन खिला दी 5 रुपए की, ठीक है, आपने उसको कुछ भी खिला दिया, मान लो कोल्ड ड्रिंक एक पिला दी, तो इसमें ये नहीं होगा कि अरे भाई तुमने तो 5 रुपए की पिलाई थी, हमने 35 रुपए की पिला दी, ये नहीं देखा जाएगा। तो इसी को एक तरीके से मोस्ट फेवर्ड के रूप में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी फेवरेट सहेली है। अब यहीं पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो तो आप उससे कहोगे ए भाई तुम 35 अपना दो, हम अपना 5 देंगे, है ना। तो ये चीजें होती हैं, जो हमारा घनिष्ठ होता है उसके संदर्भ में हम ये करते हैं। कई बार आपने एक और चीज देखी होगी, आप लोग आपस में पैसे की अदला बदली करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लेते, लेकिन वो मोस्ट फेवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जीरो होता है, सब कुछ जो भी लिया उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। अंकटाड काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसकी रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 194 कंट्री है, इंडिया इसका मेंबर, इसकी कई रिपोर्ट हैं और आपको सारी रिपोर्ट पता हो और इंग्लिश में, ठीक है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है, द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब यहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशन देखो फिर से दे दिया गया, ठीक है, कि विश्व व्यापार संगठन के टैरिफ एंड ट्रेड के अंतर्गत सिद्धांत के मुताबिक प्रत्येक सदस्य देश अन्य सभी देशों को समान रूप से मोस्ट फेवर्ड व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। फालतू की चीजें आपको नहीं याद रखना है। FAO काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, आपसे इसका क्वेश्चन, इस पे रिपोर्ट बहुत बार पूछी गई है तो फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पता हो कि ये UN का पार्ट है, ठीक है। 1945 में इसका गठन हुआ था, रोम इटली के संदर्भ में इसका गठन हुआ था, ठीक है। खास बात इंपॉर्टेंट है कि कई सारी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है इसके द्वारा, जैसे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, खाद्य और कृषि राज्य, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक, ठीक है, और विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि राज्य। तो आपको ये रिपोर्ट याद रखना है। इंडिया इसका मेंबर है साहब, बिल्कुल साहब, इंडिया इसका मेंबर है ना। आपको इसके अलावा नहीं याद रखना। परमाणु शस्त्रागार का वैश्विक विस्तार, आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा सिप्री के बारे में, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के बारे में, लेकिन बस पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। परमाणु हथियार के बारे में ये कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। ये CTBT जो है ना, अभी इसको लागू नहीं किया गया, अभी इंडिया इसने इसको साइन नहीं किया, ये बस याद रखना CTBT को लेकर, ठीक है। भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है, CTBT हमेशा चर्चा में रहती है। 8वीं ADMM, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा ADMM प्लस क्या है, आसियान से रिलेटेड है, लेकिन आसियान से थोड़ा ऊपर की बात है, तो आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे एंटोनियो गुटेरस, UN के सचिव, दूसरे कार्यकाल के लिए बनाए गए हैं, आपको याद नहीं रखना है इनके बारे में, ठीक है। UN चार्टर आपको अच्छे से पता है, 1945 में गठन हुआ था UN का, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इस समय आप इंडिया को देख रहे हो, इसकी अध्यक्षता कर रहा है। 15 इसमें सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट, जो कि 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। हाल ही में भारत का चुनाव हुआ था, ठीक है। प्रत्येक सदस्य का अपना अपना एक वोटिंग होता है और निर्णय स्थायी सदस्यों के सहमत मत यानी कि 9 सदस्यों के सकारात्मक मत के द्वारा लिया जाता है। कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मेंबर नहीं है, वो बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग तो ले सकता है, और जब भी सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित हो, वो अगर मेंबर नहीं है, अगर उसको UN को ये लगता है कि ठीक है भाई इस पे थोड़ी विचार विमर्श होनी चाहिए, तो बुला लिया जाता है कि चलो भाई बुला लो, 2 मिनट के लिए देख लेते हैं। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कुछ भी, ठीक है। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही बेसिक बातें यहाँ पे हैं। और यहाँ पे UN के अंग कौन से में भी क्वेश्चन आपसे इस पे जरूर पूछा जा सकता है कि UN के अंग कौन कौन से हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन शामिल हैं। तो आप बता देना, इसमें मुख्यतः 6 अंग हैं, ठीक है। कौन कौन से 6 अंग हैं, जिसमें से 5 काम करते हैं, 6वां इस समय काम नहीं करता है, ठीक है। महासभा है, सुरक्षा परिषद है,
इकोसॉक द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, द ट्रस्टीशिप काउंसिल यही काम नहीं करती है बस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आईसीजे आपने कल ही पढ़ा था, यूएन सेक्रेटरिएट है, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन नहीं याद रखना है। फंड किस किस को देता है, यूएनडीपी को देता है, यूएन एनवायरनमेंट, यूएन हैबिटेट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इनके संदर्भ में फंड देता है, आपको ये भी नहीं याद रखना है। यूनिसेफ बीसी से संबंधित है, ठीक है, आपको नहीं याद रखना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए इतनी ही बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बात आती है नाटो के बारे में, कल ही पढ़ाया है आपको, तो नाटो क्या पढ़ना बार बार, ठीक है। वाशिंगटन ट्रीटी नाम से जाना जाता है और मैसेडोनिया अभी हाल ही में इसका मेंबर बना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अंटार्कटिक संधि, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके, अंटार्कटिक संधि का संबंध किससे है, 12 देशों से संबंधित है। अंटार्कटिक आप अच्छे से समझ सकते हो, आर्कटिक में कंफ्यूज मत होना, ये अंटार्कटिक की बात है, नीचे की बात, ठीक है। मतलब मैं आपको मैप के हिसाब से दिखाऊं अगर, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये बातें पता होनी चाहिए। तो आप ऐसे समझिए, जैसे ये है ना पूरी पृथ्वी में जो ऊपर का भाग होता है वो होता है आर्कटिक, नीचे का जो भाग होता है वो अंटार्कटिका। मोटे तौर पे ऐसे समझो, जो बड़ा वाला भाग है ना वो नीचे ही होगा और जो छोटा वाला भाग होगा वो ऊपर होगा, इसलिए आर्कटिक छोटा है पढ़ने में तो वो ऊपर है, अंटार्कटिका बड़ा है वो नीचे है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। वेडल सागर कहाँ पे, अंटार्कटिका में ही है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे संधि में क्या भारत पार्टिसिपेट करता है, तो आपको लग रहा है कि भारत इसका मेंबर नहीं है। ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना में है। ब्यूनस आयरस घोषणा वास्तव में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है, आप लिख लीजिएगा शॉर्ट में, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा, आपसे याद नहीं रखना है। इंडिया के बस प्रोग्राम हैं, दक्षिण गंगोत्री है ना, मैत्री, ये इंडिया के प्रोग्राम हैं, और भारती ये सब वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय लिया गया। FATF आपको कई बार मैंने बता रखा है कि FATF क्या है, G7 मेंबर्स कंट्री का ये प्रोग्राम है, ठीक है। और ये क्या करता है, हर तरीके से रोक लगाता है मनी लैंडरिंग, टेरर फंडिंग के संदर्भ में, है ना। इसमें 2 लिस्टें होती हैं, ग्रे और ब्लैक, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस स्थित OECD के अंतर्गत आता है, ठीक है। वर्तमान में से भारत समेत 39 कंट्री मेंबर हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, EU और खाड़ी सहयोग परिषद, ठीक है। भारत 2010 में इसका FATF का मेंबर बना था, समझ गए। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। ग्रे लिस्ट क्या होती है पहले ही पढ़ाया था, ये लिखना मत, लेकिन आप रिवाइज के लिए बस देख सकते हो कि हाँ ग्रे लिस्ट, उसके अंतर्गत वो देश शामिल होते हैं जो आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में अंकुश नहीं लगा पाते। ब्लैक लिस्ट में उनको शामिल किया जाता है जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त की मदद मांगते हैं, तो उनको हम वित्त की मदद प्रोवाइड नहीं कराते, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाई एल्टीट्यूड के लिए नई चीनी मिलिशिया इकाई आपसे नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको नहीं याद रखना है। स्पेशल फ्रंटियर्स फोर्स आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है। जेन गार्डन काइजन एकेडमी आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। न्यू सेफर्ड वास्तव में बिल्कुल नहीं पूछेगा, एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी, ठीक है। तो आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि न्यू सेफर्ड का नाम अंतरिक्ष यात्री एलन सेफर्ड के नाम पे रखा गया था, जो जाने वाले पहले अमेरिकी थे, ठीक है। ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी ने न्यू सेफर्ड पर पहली सीट है तो ऑनलाइन नीलामी का समापन किया। ये सब कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, कार्बन रेखा आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है। कार्बन रेखा वास्तव में अंतरिक्ष के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक सीमा है, मतलब माना जाता है कि हाँ ये बॉर्डर सीमा है, यहीं तक लोगों को जाना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ऊंचाई से संबंधित है, बाकी आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। जैसे 3 निजी कंपनियां आजकल काम कर रही है ना लोगों को पर्यटन कराने के लिए स्पेस में, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा ब्लू ओरिजिन है, वर्जिन गैलेक्टिक है, स्पेस एक्स है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। जब आपका मन हो जाने का तो चले जाना, अंतरिक्ष में घूम आना एक बार, ठीक है। डीप ओशन मिशन आपको याद नहीं रखना है, बस ये समझ लो डीप ओशन मिशन का मतलब क्या होगा। डीप का मतलब गहराई, ओशन का मतलब समुद्र, यानी कि जो ब्लू इकोनॉमी है, यानी कि समुद्री जो पारिस्थितिकी है उस पर खोज करने के लिए भारत ने इस मिशन की शुरुआत की है, ठीक है, ताकि हमें रिसोर्सेज मिल सकें, खनिज के, खनन के, है ना। तो उनसे संबंधित यहाँ पे बातें होती हैं, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है ब्लू इकोनॉमी, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, क्या पढ़ोगे इसको बार बार रिवाइज करके। चीन का सेन झाओ 12 मानव युक्त मिशन, आपको बिल्कुल भी नहीं याद रखना है कि सेन झाओ क्या है क्या नहीं है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मिशन का उद्देश्य, चीन का अंतरिक्ष स्टेशन, कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है।
हर्बिसाइड टॉलरेंट या बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन ऑलरेडी आप हमेशा पढ़ते हो। बीटी कपास की अवैध खेती में भारी उछाल देखा गया है। बीटी कपास एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जिसे भारत में व्यावसायिक खेती के लिए केंद्र द्वारा अनुमोदन दिया गया है। यूपीएससी ने बीटी कपास पे भी क्वेश्चन पूछा है, बीटी ब्रिंजल पे भी क्वेश्चन पूछा है। तो अभी तो फिलहाल नहीं पूछने वाला, तो इसको आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जेटेन जेनेटिक इंजीनियरिंग जो मूल्यांकन समिति है उसके बारे में क्या है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वायरस का अध्ययन करने से संबंधित है, आपसे नहीं पूछेगा। चमगादड़ में नीपा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी, आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट नीपा वायरस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से पूछ सकता है। तो ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक का मतलब जानवरों से फैलता है। ठीक है, जो वायरस इन्फेक्ट, अब यहाँ ध्यान रखना ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, और खासतौर पे चमगादड़ों से फैलती है वायरस। ठीक है, खास बात यह है कि एक दुर्लभ उभरता हुआ जूनोसिस है जो संक्रमित घोड़ों और मनुष्यों दोनों में गंभीर और अक्सर घातक बीमारी का कारण बनता है। ये पहली बार घरेलू सूअरों में देखा गया। ठीक है, फिर कुत्तों, बिल्ली, बकरियों, घोड़ों, भेड़ों, इन सब में इसे देखा गया है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यही पूछेगा कि क्या इसके लिए कोई टीका बना है। तो भाई साहब अभी इतनी जल्दी कहाँ से बन जाएगा, कोरोना को तो बनाने में ऐसी तैसी हो गई पूरे विश्व की। तो ये तो फिर वही बात है ना। IMD के बारे में क्या है, इंडियन जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके संदर्भ में तो बेसिक जानकारी बस यही पता होनी चाहिए कि 1875 में गठित हुआ था, अर्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। डॉपलर रडार या रडार क्या है, रडार का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ का अनुमान करना या उसको चेक करना कि वो वस्तु या वो जो गतिविधि हो रही कहाँ पे है। तो वैसा ही डॉपलर है। डॉपलर वास्तव में एक महोदय थे साइंस के, उनकी तरंगों का पे रिसर्च थी, तो उसी से संबंधित डॉपलर प्रभाव है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको साइंस इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है। डेल्टा एस वेरिएंट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। कल ही आपने कप्पा पढ़ा था, तो अब आज डेल्टा को क्या पढ़ोगे डिटेल में। साइबर कैपेबिलिटी एंड नेशनल पावर रिपोर्ट, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि एक थिंक टैंक के द्वारा जारी की गई, तो इसलिए आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी आता है मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पे वार्ता। आपसे इस पे जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो बॉर्न चैलेंज पे क्वेश्चन आएगा, तो आपको वो बस याद रखना है, और UNCCD बॉडी को याद रखना है। एनवायरनमेंट में मैंने वैसे आपको पढ़ाया है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो द बॉर्न चैलेंज का संबंध क्या है कि 2020 तक वर्ल्ड के 150 मिलियन हेक्टेयर जो गैर वनीकृत, यहाँ पे जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको वनीकरण में तब्दील करना, और 2030 तक 350 मिलियन। ठीक है, एक तो ये, दूसरा इनका प्रोग्राम है ग्रेट ग्रीन वॉल। ठीक है, तो ये साहेल सहारन अफ्रीका के 11 देशों में, आपको पता होगा इसी को क्या बोला जा रहा है इस समय, साहेल रीजन के संदर्भ में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहेल रीजन का संबंध कहाँ से, अफ्रीकन कंट्री से। ऐसे आप समझ सकते हैं मैप के माध्यम से, जैसे आप देख रहे हो ये अफ्रीका नीचे हरा हरा है और ऊपर बिल्कुल रेड कलर का है, तो ये जो ऊपर का क्षेत्र है सहारा मरुस्थल है, तो ये मरुस्थलीकरण कहीं इन ग्रीन क्षेत्र को प्रभावित ना करे, तो यहाँ पे एक हरी हरी पेड़ों की पट्टी लगाई जाएगी। ठीक है, उसी को बोलते हैं साहेल रीजन में वनीकरण करना, या कहें ग्रीन वॉल, है ना, तो उसी से संबंधित है। और भारत में भी अरावली के क्षेत्र में इसका डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाएगी, है ना। बाकी आपको नहीं याद रखना है, UNCCD से संबंधित है। और एक बात बताएं, UNCCD के जो डिसीजन होते हैं ना वो बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना। आप सोचोगे सर कोई बहुत बड़ी चीज़ बताने वाले हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट, ये WHO की रिपोर्ट है, आपको बस इतना ही याद रखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ई कचरे के बारे में ज़्यादा डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि बेसल कन्वेंशन वास्तव में ई कचरे से संबंधित है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुआ, आपसे ये तो नहीं पूछा गया कि ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुआ क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा। बाकी कुरमा ऐप, ये कुछ भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला। इबोला वायरस इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होता किससे, इबोला वायरस से ही होता होगा किसी न किसी से। मानव से पशु में संचरण होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, मानव से मानव में संचरण होता है। ठीक है, खास बात क्या इसके लिए कोई दवा कोई कुछ होगा वैक्सीन वगैरह,
तो एवेर्बो वैक्सीन को जायरे के इबोला वायरस से रक्षा करने प्रभावी बताया गया है, ठीक है। मतलब बनाई तो गई है लेकिन अभी पूरी तरह से इसे डिफाइन नहीं किया गया। तो ऐसा क्वेश्चन तो आपको नहीं देगा कि इबोला वायरस से संबंधित अभी वैक्सीन नहीं बनी है। अगर ऐसा दे देगा तो आप इसे मान लेंगे कि हाँ बनी हुई है, ठीक है, तब आप इसी को टिक करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ पे बहुत पहले क्वेश्चन आया था, बट अभी मुश्किल है जो क्वेश्चन पूछे, बस पता हो कि हाँ ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। मैंने शायद क्वेश्चन भी पूछा है कि ये कहाँ पे है, ठीक है, मतलब प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ग्रेट बैरियर रीफ। ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, मतलब एक पट्टी है पूरी की पूरी ग्रेट बैरियर की, ठीक है, उसी को बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये कौन सा सी पड़ता है यहाँ पे, प्रशांत महासागर, ठीक है, कोरल सी, तस्मान सी, तस्मानिया नीचे है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ग्रेट बैरियर रीफ देखो यहाँ पे दिया है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट में 1400 मील तक फैला है, अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, तभी तो हमने दिखा दिया, देखा जा सकता है तभी दिखाया हमने आपको, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कोरल से संबंधित कौन कौन से इनिशिएटिव शुरू किए गए। भारत में 4 कोरल प्रभावित क्षेत्र हैं, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और कच्छ की खाड़ी। ध्यान रखना सुंदरवन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो कई बच्चे सुंदरवन को लगा आते हैं और यूपीएससी ने भी यही जानबूझ के क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्योंकि मैंग्रोव तो होता है सुंदरवन में बट प्रवाल नहीं होता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके कई सारे उपयोग हैं, नेचुरली उपयोग हैं, कई खतरे भी देखने को मिले हैं, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। भारत, मालदीव, श्रीलंका और छागोस में दक्षिण एशिया में सबसे अधिक प्रवाल भित्तियां हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड भी सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति समूह से संबंधित है, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन नहीं याद रखना है। एम्बर ग्रीस क्या है। एम्बर ग्रीस वास्तव में व्हेल की उल्टी है ना, आपको पता होना चाहिए, जानते हो मैंने अभी कल ही एक कुछ देखा था, जो व्हेल की उल्टी होती है ना, इससे महंगे महंगे परफ्यूम बनाए जाते हैं, ठीक है। व्हेल मतलब उल्टी करती है, आदमी उल्टी करता है तो लोग उल्टा बोलते हैं, है छी, है ना, लेकिन व्हेल उल्टी करती है तो बोलते हैं वाह क्या बात है ना, क्योंकि वो बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही महंगी उल्टी वो होती है, ठीक है, करोड़ों में बिकती है जाके, ठीक है। तो एम्बर या एम्बर ग्रीस को व्हेल की उल्टी के रूप में जाना जाता है। ये ठोस और मोम जैसा पदार्थ है जो स्पर्म व्हेल की आंतों में जो आंतों में उत्पन्न होता है, ठीक है। इससे खास बात क्या होती है कि महंगे से महंगे जो परफ्यूम आप लोग यूज करते हो ना, कौन कौन से फॉग वगैरह ये सब ड्रामा वाले जो यूज करते हो वो बनाए जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो दुबई जैसे देशों में ये यहाँ इत्र का बड़ा बाजार है, वहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग होती है, ठीक है। मिस्रवासी इसका प्रयोग धूप के रूप में करते हैं, एसेंस के रूप में, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगर मैं कभी आपको हींग के बारे में बताया ना तो आप लोग हींग खाना छोड़ दोगे, इसलिए मैं हींग के बारे में कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। स्पर्म व्हेल, स्पर्म व्हेल क्या होती है आपको नहीं याद रखना है, स्पर्म व्हेल क्या है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अफ्रीकन स्वाइन फीवर का संबंध किससे है किससे नहीं है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वायु गुणवत्ता और कोविड-19 के मध्य संबंध आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद रखिएगा। इसमें 8 प्रदूषक शामिल हैं, ठीक है, भू स्तरीय ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड या कहें सीसा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड या कहें CO2 को शामिल नहीं किया गया, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात आती है वर्नाडी वन्यजीव अभयारण्य, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ पे है वर्नाडी वन्यजीव अभयारण्य, असम राज्य में, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और याद रखना कोई फेमस रिवर यहाँ पे किसी से होके गुजरती नहीं है। असम में कई सारे हैं, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, ओरंग, अब तो रट गया होगा, ओरंग, मानस, नामेरी, डिब्रू सखोया, कांजीरंगा, ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। एनर्जी कॉम्पैक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एनर्जी से संबंधित है, आपको याद रखने की जरूरत इसे नहीं है। पायरोस्ट्रीजी लाल जी ये क्या अंडमान में एक नई प्रजाति है, ठीक है, तो आपको याद रखना है वास्तव में ये क्या है। ये पायरोस्ट्री लाल जी वास्तव में एक तरीके का पाया जाने वाला कॉफी फैमिली के वर्ग से संबंधित प्रजाति, मतलब एक पादप प्रजाति है, ठीक है, कॉफी फैमिली से। बाकी जैसे आपने पढ़ते होंगे ना रोबस्टिका कॉफी के संदर्भ में प्रणाली है, सॉरी पादप प्रजाति है, तो वही बात है यहाँ पे भी, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन नहीं याद रखना है, यहाँ पे कुछ भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मतलब
आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जब मैं मानसून पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा, तब चीज़ें आपको डिटेल में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। यहाँ पे आपको समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो भारतीय मानसून के बारे में आप पढ़ाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाना। अभी यहाँ पे पढ़ के खामखा आधा समझ में आएगा, मैपिंग भी नहीं समझ में आएगी, तो कोई फायदा नहीं। समुद्री जल स्तर में वृद्धि देखने को मिली, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रीष्म संक्रांति 21 जून की, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। बस ये पता हो कि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, ये भी ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा, और यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा है। मैं आपको इसमें केवल और केवल एक डायग्राम बताऊंगा जिसमें बीच में सन होगा, ठीक है, और ऐसे 4 स्थितियां होंगी, उसी हिसाब से मैं बताऊंगा, तो आपको चीजें ये अच्छे से क्लियर पता चलेंगी कि जब सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ती है 90 डिग्री पे पड़ती है तो कर्क रेखा पे क्या प्रभाव पड़ता है, मकर पे क्या प्रभाव पड़ता है, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रातें कैसे होती हैं, सर्दी कैसे आती, गर्मी कैसे आती, मौसम कैसे बदलता है, वो सब ज्योग्राफी का पार्ट है। कल परसों से ज्योग्राफी शुरू होगी तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे, तो आपको तब वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ का ही पार्ट है। बहतैन बांध, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहतैन बांध कहाँ पे है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिवंगता प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र, आपको याद नहीं रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद, खाम का टाइम वेस्ट मत करना। इसके लोग नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। दुनिया भर में आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, मरने दो जिसको मरना है, ठीक है। खाम का लोग मरते हैं, आत्महत्या कर ले रहे, अरे भाई, मतलब वो छोड़ के चली गई, सुसाइड कर लिए, ऐसा भी होता है। 135 करोड़ लोग हैं भाई, कोई और मिल जाएगा, बहुत लोग मिल जाएंगे, तो उनके बारे में सोचो। प्रवासी कामगारों के लिए बिल्कुल भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये सब मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम का नहीं है, मेंस में हम आपको पढ़ाएंगे। तुलु भाषा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि भारत सरकार को इसे हमारी जो 22 भाषाएं हैं उनमें शामिल किया जाए, बट वही है कि इसे शामिल करने की बात हुई नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मैंने आपको कई बार बताया है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है, उसमें 22 भाषाएं हैं। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा नहीं है, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और सिंधी याद रखना है आपको। बाकी जो 21, 71, 92 के अंतर्गत जोड़ी गई हैं वो आपको याद रखना है, बोडमास, ठीक है, और कोंकणी, मैथिली, नेपाली, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। हाँ, ये याद रखना, यूलू डिक्लेरेशन, यूलू प्रोक्लेमेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है, ठीक है। और आपको किंगदाओ डिक्लेरेशन भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है, वो भी किससे संबंधित है? इसी चीज़ से, एजुकेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। यूनेस्को का है किंगदाओ और इंचियान, ठीक है। हुमायूं का मकबरा क्या पढ़ोगे इसके बारे में? आप लेडी, मैंने आपको कई बार दिखाया भी है, चित्र भी दिखाया है, ठीक है। तो 4 बाग पैटर्न पे आधारित है ना। 4 बाग का मतलब कुरान के स्वर की 4 नदियों के चतुर्भुज स्थान पे, ठीक है। बाकी आपको इसे याद नहीं रखना है, इसमें कई सारे परिवार के लोग दफन हैं, मैंने कई बार आपको बताया भी था। ताजमहल है ना, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। आज कोई पति नहीं बनवाता है, मतलब सोचो अगर आज के पति बनवाने की सोचते, आज के पति सोना चांदी बनवाने में तो 100 बार सोचते हैं, ताजमहल क्या बनवाएंगे। लाल किला, ठीक है, शाहजहां ने इसका निर्माण तब करवाया था जब वो राजधानी को ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है, दिल्ली का। जामा मस्जिद भी इन्होंने ही बनवाई, बादशाही मस्जिद का भी इन्होंने ही निर्माण करवाया, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आर्ट एंड कल्चर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो वो बस वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लोथल के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना धौलावीरा मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये हड़प्पा का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, यानी कि बंदरगाह था, ठीक है। और लोथल से मनके और धातु, इनको ज़्यादा से ज़्यादा वो कारखाने लगाए गए थे। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसके बारे में हम आपको एंसेंट इंडिया जब पढ़ाएंगे तब आपको याद रखना है, ठीक है। कबीरदास के संदर्भ में कबीरदास इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो 15वीं शताब्दी के दौरान हुआ था, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं या इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं, उन पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि साखी शबद रमैनी नाम से इनकी पुस्तकें हैं, या कहें कि इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। कबीर ग्रंथावली, बीजक, ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी 5वें गुरु संकलन, मतलब इनकी जो शिक्षाएं हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है, समझ गए। और आपको लगता है मूर्ति पूजा के समर्थक होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं कहते थे कि पाहन पूजे से हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, है ना, वही बात है। तो ये मतलब हर चीज़, दोनों की आलोचना करते थे, मतलब बढ़िया इंसान थे।
दोनों को समझाते थे, है ना। कहते थे कि चींटी के पाँव नेवर बाजे वो भी साहब सुनता है ना, और तुम ये जो बड़ी बड़ी अजान देते हो इससे क्या फ़ायदा। तो वही बातें हैं कि हर चीज़ जब वो सुनता है तो हम इतना शोर शराबा सुबह सुबह क्यों करते हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे नहीं कुछ बोलना, नहीं तो सोनू निगम की तरह मैं भी ट्रोल हूँगा। कबीर की कृतियाँ हिंदी भाषा में लिखी गई जिन्हें समझना आसान था, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। निर्गुण भक्ति के भगवान के अमूर्त रूप की बात करते हैं। भक्ति आंदोलन में कई सारे ऐसे संत होते हैं, निर्गुण और सगुण, ये सब पढ़ाएंगे जब भक्ति मूवमेंट पढ़ाएंगे ना। यहाँ पे क्योंकि बहुत ही कम है तो आपको समझ में नहीं आएगा। अंडाल जो थी वो एक महिला आलवर संत थी। आलवर का मतलब जो विष्णु की पूजा करती थी, और ये विष्णु की प्रेमिका के रूप में देखती, मतलब विष्णु को प्रेमी मानती थी अपना, ठीक है। होता है ना, जैसे मीराबाई ने माना है, तो वैसे बहुत सारे लोग हैं। चैतन्य महाप्रभु काफी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कृष्ण पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कबीर, रविदास, गुरु नानक ये सब निर्गुण भक्ति की बात करते थे। मतलब निर्गुण का मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है। लेकिन और भी कई लोग थे, जैसे मीराबाई हैं, सूरदास हैं, नरसिंह मेहता, तुलसीदास, ये सब सगुण ईश्वर की बात करते थे, क्योंकि ये ईश्वर को राम का चित्र बताते हैं। तुलसीदास, सूरदास कृष्ण का चित्र बताते हैं, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। एकीकृत ट्राई सर्विस थिएटर कमांड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एकीकृत थिएटर कमांड क्या है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत अमेरिका पैसेज एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। कुरकात स्टील्थ फ्रेगेट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने आपको वही बताया, यूएनओडीसी के द्वारा जारी की जाती है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि नशीली दवाओं को रोकने से संबंधित है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। भांग, चरस, गांजा, इन्हीं चीज़ों से संबंधित है, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है, 1997 में हुई थी, 2002 के अंतर्गत इसको नॉमिनेट किया गया। बस ये याद रखना, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। पश्चिम में गोल्डन क्रिजॉन मतलब ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रूप से 3 देश हैं। मैंने आपको प्रीलिम पैड में ये चीज़ें चित्र के माध्यम से भेजी हैं, बाकी मैं आपको मैप भी भेज दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। पूर्व में स्वर्णिम त्रिभुज मतलब गोल्डन ट्रेंगल, खासतौर पे हमारा जो ये थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया का जो क्षेत्र है, ठीक है। तो वही बातें हैं, बाकी आपको याद नहीं रखना है स्वर्णिम त्रिभुज के बारे में, ठीक है। INS विक्रांत आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछता यूपीएससी। जम्मू में ड्रोन हमला बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ड्रोन के क्या क्या उपयोग हुए हैं यूपीएससी ये तो पूछ चुकी है आपसे, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी। अग्नि पी का मतलब अग्नि प्राइम, ठीक है। इंटीग्रेटेड जो मिसाइल प्रोग्राम हमारा है, जिसमें 5 मिसाइलें हम बनाने की बात करते थे, तो उसमें अग्नि मिसाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये अग्नि 5, मैंने आपको पढ़ाया था कि अग्नि 5 मिसाइल जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब अगर भारत चाहे तो एशिया से वो अफ्रीका में भी मार कर सकता है, एशिया से वो यूरोपियन कंट्री को भी मार कर सकता है। समझ गए कितनी किलोमीटर की दूरी है? 5000 किलोमीटर की, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पटना इसका नाम है, ठीक है। पटना का मतलब P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, A से आकाश। कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कनस्तर आधारित प्रक्षेपण प्रणाली आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, क्या है क्या नहीं याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दक्षिणी महासागर, ठीक है, दक्षिणी महासागर पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, खामखा आप परेशान होंगे। बात आती है यहाँ पे अगले आर्टिकल की। डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार की है, स्टेट पीसीएस होता तो इंपॉर्टेंट हो जाता, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप इसे याद मत रखिएगा। कोसी नदी के बारे में, ये एक सीमा पारी नदी है, ट्रांस बाउंड्री मतलब नेपाल से भारत में प्रवाहित होती है, ठीक है। ये तिब्बत में हिमालय के उत्तरी ढलानों और नेपाल में दक्षिणी ढलानों से होकर बहती है, समझ गए। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है, ठीक है। भारत थाईलैंड गश्त बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपसे नहीं पूछेगा। NU न्यू फॉर एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं। आप जो वो वाले एग्जाम होते हैं ना, नेवी, एयरफोर्स, उनके लिए क्वेश्चन बने हैं, तो आप उनके लिए बस रखना याद, और वो तो आपको देना नहीं होगा, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपसे योग के बारे में बस इतना पूछेगा तो आप बता देना साहब ये वर्ल्ड यूनेस्को की अमूर्त विरासत के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। पिग्मी हॉक क्या है, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पिग्मी हॉक के बारे में नाम बताइए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य, ये तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए
कि जो राजस्थान के अंतर्गत कोई संरक्षित क्षेत्र हैं तो वो कौन कौन से हैं। मरुभूमि डेजर्ट नेशनल पार्क पूछा जा चुका है, केवलादेव, सज्जनगढ़, राष्ट्रीय चंबल जो कि ट्राई जंक्शन पे है 3 राज्यों के, ठीक है, एक तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा एनटीसीए को पूछा जा सकता है, 2005 में गठित की गई थी, एक स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आती है। तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट, वो ये प्रोजेक्ट टाइगर को लेके कि TX/2 पहल का संबंध किससे है। और आपसे जो एक क्वेश्चन और पूछेगा, देखिए सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड है ना। टाइगर की संख्या डबल करने से नेपाल पहला ऐसा देश बना जिसने टाइगर की संख्या को डबल किया। M-STRIPS क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अब आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखना है कि हाँ ये टाइगर से संबंधित है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता है। पीटर पैन सिंड्रोम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है। लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम आपको नहीं याद रखना है। काला सागर, कई बार मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई है, ठीक है, तो आपको याद ही होगा GTR ब्रू के नाम से, आज ही शायद मैंने फिर से पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, बार बार वही नाम आएंगे, रिपीट करेगा, काला सागर क्या है, तो आपने बता दिया कि साहब GTR ब्रू के अंतर्गत संबंधित है, अटलांटिक महासागर से सीमांत बनाता है, मतलब उससे दूर है, ठीक है। इसमें डार्डेन्स, बॉस्फोरस, मरमरा ये संधियां हैं, ठीक है, जल संधियां। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्रोजेक्ट सी बर्ड है ना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है INS कदम्ब के अंतर्गत, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, बस इतना पता होना चाहिए भारत में इसके प्रणेता PC महालनोबिस थे, बाकी आपको याद नहीं रखना है, यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, आपको इसे याद नहीं रखना है। अभ्यास सी ब्रिज नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है। नेट्रॉक्स, अब सोचो कितने आप अभ्यास याद रखोगे, खुद का अभ्यास तो याद नहीं है, दूसरों का क्या याद रखोगे। भरित लाचुस तपनी मांसाहारी सरीसृप है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यर्रापल्ली संरचना बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। राजा परबा फेस्टिवल, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा परबा फेस्टिवल किस राज्य का है, तो बता देना साहब ये उड़ीसा राज्य का है। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता ये कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको याद नहीं रखना है। सिल्वर लाइन परियोजना केरल PCS में इंपॉर्टेंट है, UPSC में इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोजेक्ट O2 इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रशेखर वैद्य इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइड डे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सत्या नडेला के बारे में बिल्कुल नहीं याद रखना है, ठीक है। मिल्खा सिंह के बारे में याद नहीं रखना है। हाँ, खेल के बारे में अगर आपको ओलंपिक में जाना है तो भले पढ़ लेना थोड़ा बहुत, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बोत्सवाना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बस इतना याद रखना कि ये बोत्सवाना से मकर रेखा होके गुजरती है, ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना। विश्व शरणार्थी दिवस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क शरणार्थी डिक्लेरेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और भारत शरणार्थी जो संगठन है या ट्रीटी है उसका हस्ताक्षर करता नहीं है, बस आपको ये रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। जस्टिस महमूद जलाल बिल्कुल भी नहीं याद रखना है। उड़ीसा में मगरमच्छ मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में डिटेल में कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। कृषि विविधीकरण बिल्कुल भी, रोल ऑफ एक्सीलेंस नहीं पूछेगा। कवक प्लस नहीं पूछेगा, ठीक है। हाई पावर लेजर एयर डिफेंस सिस्टम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि हाँ आयरन डोम का संबंध किससे है, ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना। सुचेता कृपलानी के बारे में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बस बेसिक तौर पे अगर कुछ जानकारी लेनी है तो आप बस ये ले सकते हैं कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने व्याख्याता मतलब लेक्चरर का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। उन महिलाओं में से एक थी जो भारतीय संविधान समिति में शामिल हुई थी। कई सारी महिलाएं थी, है ना, आपको पता होना चाहिए। लोकसभा की सदस्य के रूप में नियुक्त हुई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई थी कानपुर से, ठीक है। 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और इसी के साथ देश की पहली मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। सोच सकते हो देश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेसर रामाला होमोटाइप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद नहीं रखना है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया गोवा, है ना। और रेबीज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ये एक जूनोसिस डिजीज होती है, जानवरों से जो होती है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तिब्बत में पहली, ये बिल्कुल नहीं याद रखेगा। पी साईनाथ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्षुद्र ग्रह के बारे में इतनी बार बताएगा ना कि जो बच्चा गलत करके आएगा वो क्षुद्री टाइप का इंसान होगा, ठीक है। तो वही समझ लो कि गलत करके नहीं आना है।
काला अमरूद याद ही नहीं रखना है। अभी तक लाल सुने तो गए, सफ़ेद सुने हो गए, अब काला अमरूद भी आ गया है, ठीक है। तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने अपनी करंट अफेयर्स को पूरी तरह से कवर किया, अर्थात हमने अपने जून को करंट को कवर कर लिया। अब हमारा पूरा का पूरा मई 2020 से लेके मोटे तौर पे मैं ये कहूँ 31 अगस्त 2021 तक कंप्लीट हो गया। हालांकि अगस्त में हमारा 4 दिन का छूटा हुआ है, वो हम आपको आगे कवर करा देंगे, लेकिन इतना सारा करंट हो गया है। अब हमारे पास 1 से लेके 15 सितंबर तक का करंट कवर करना है, और जब ये हो जाएगा तो फिर हमारा प्रीलिम्स 2021 यानी कि 10 अक्टूबर तक के लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम केवल एक पार्ट और कवर करेंगे, तो इससे हमारा पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। बाकी आपको जून के आगे की कहानी, जुलाई की, अगस्त की, ये सब हमने करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में कवर कराई थी। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो हमसे आप पीडीएफ मांग लेना, हम ग्रुप में या पर्सनली आपको शेयर कर देंगे। मई के हमने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।